दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी में लगातार तनाव अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी, साथ ही ग्रीस और साइप्रस के साथ मजबूत होते संबंध अब तुर्की को कूटनीतिक मोर्चों पर भी मात दे रहे हैं। इस बार ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ वीटो करके यूरोपीय यूनियन में उसे बड़ा झटका दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस समय अजरबैजान को भारतीय हथियारों में काफी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अजरबैजान की मीडिया लगातार इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश कर रही है कि भारतीय एयरफोर्स कौन सा फाइटर जेट्स को लेगी और कितने ताकतवर हैं, साथ ही क्या वह पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे या फिर नहीं। तो अजरबैजान की मीडिया की तरफ से सामने आए इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ऐसी वीडियो और टॉपिक देखना पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूरोप की राजनीति में एक बार फिर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए। इस बार झगड़ा किसी समुद्री सीमा या युद्धपोत की तैनाती को लेकर नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन के एक बड़े रक्षा कार्यक्रम सेफ यानी सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप को लेकर है। यह प्रोग्राम यूरोपीय संघ का नया रक्षा निवेश प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 150 बिलियन यूरो है। इसका मकसद है यूरोप के भीतर रक्षा उद्योगों में निवेश बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और यूरोपीय देशों को सामरिक रूप से मजबूत बनाना। अब बात शुरू होती है विवाद की। तुर्की जो कि नेटो का सदस्य तो है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, इस सेफ प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। लेकिन ग्रीस ने साफ कह दिया, जब तक तुर्की अपने आक्रामक रवैये को नहीं बदलता, उसे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने तो दो टूक कहा है कि वो तुर्की को सेफ प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे, जब तक तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान अपने उन बयानों को वापस नहीं लेते जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीस ने एजियन सागर में अपने समुद्री सीमा को दोगुना किया तो ये युद्ध का कारण बन सकता है। ग्रीस और तुर्की के बीच ये समुद्री विवाद दशकों पुराना है। एजियन सागर में छोटे छोटे द्वीपों और समुद्री सीमा की रेखाओं को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनातनी रहती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बयानों और धमकियों ने स्थिति फिर से गर्म कर दी है। अब ग्रीस के लिए यह मामला केवल राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का भी है। ग्रीस के प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक तुर्की खुलेआम ग्रीस को धमकाता रहेगा, तब तक यूरोपीय संघ को उसके साथ कोई रक्षा सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ग्रीस पर जर्मनी का भी दबाव बढ़ रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री आज एथेंस पहुंच रहे हैं और उनका उद्देश्य साफ है, ग्रीस पर दबाव डालना कि वह तुर्की को सेफ प्रोग्राम में शामिल होने से ना रोके। जर्मनी की यह कोशिश इसलिए भी अहम है क्योंकि तुर्की और जर्मनी के बीच रक्षा व्यापार बहुत बड़ा है। जर्मन कंपनियां तुर्की को हथियार और तकनीकी उपकरण बेचती है और जर्मनी में लाखों तुर्क मूल के नागरिक रहते हैं। इसीलिए बर्लिन नहीं चाहता कि तुर्की को सेफ जैसे बड़े यूरोपीय कार्यक्रम से बाहर रखा जाए। इसी बीच सेफ प्रोग्राम में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। जो भी देश या साझेदार इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख तक अपना प्रस्ताव भेजना होगा। इसीलिए अब ग्रीस पर समय और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव है। ग्रीस के प्रधानमंत्री की हाल ही में यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट कोपेनहेगन से मुलाकात हुई थी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नेटो के महासचिव मार्क रूटे से। दोनों नेताओं ने भी उनसे यही आग्रह किया कि तुर्की को सेफ में शामिल करने में रुकावट न डाले। नेटो का मानना है कि तुर्की को शामिल करने से यूरोप की सुरक्षा ढांचा और मजबूत होगा, लेकिन ग्रीस अपने रुख पर कायम है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि वो अपनी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की अगर वाकई शांति चाहता है तो उसे धमकियों की भाषा छोड़नी होगी और एजियन सागर में समुद्री सीमाओं और छोटे द्वीपों की स्थिति पर बातचीत का सम्मान पूर्वक समाधान निकालना होगा। वहीं अब तक सिर्फ फ्रांस और साइप्रस ही ऐसे देश हैं जो खुले तौर पर ग्रीस के साथ खड़े हैं। बाकी यूरोपीय देश चाहते हैं कि सेफ प्रोग्राम के लिए यूनानिमस कंसेंसस यानी सभी 27 सदस्य देशों की सहमति जरूरी न रखी जाए, ताकि ग्रीस का वीटो लागू न हो सके और तुर्की को बिना रुकावट शामिल किया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो ये ग्रीस के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाएगी। लेकिन अगर तुर्की के प्रधानमंत्री अपने रुख पर टिके रहते हैं तो ये यूरोपीय यूनियन के भीतर भी एक नया विभाजन पैदा
पैदा कर सकता है। एक तरफ जर्मनी और तुर्की समर्थित देश और दूसरी तरफ ग्रीस, साइप्रस और फ्रांस जैसे राष्ट्र। आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा कि सेफ प्रोग्राम में तुर्की को जगह मिलेगी या नहीं, पर इतना तो तय है कि इस पूरे मामले ने यूरोप के भीतर एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूरोपीय एकता सच में मजबूत है या हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अजरबैजान इन दिनों भारतीय सेना से काफी ऑब्सेस्ड दिखाई दे रही है, तभी लगातार वहां की मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है। हाल ही में अजरबैजान के मशहूर न्यूज चैनल कैस्पियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी CBC ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि रूस का Su-57E चीन के J-35A से काफी आगे है, खासकर इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में। अजरबैजान की तरफ से कहा गया है कि चीनी फाइटर जेट को पाकिस्तान अपनी सेना में शामिल करेगा, तो वहीं रूसी फाइटर जेट को भारत अपनी सेना में। CBC की रिपोर्ट का नाम है स्टेल्थ स्काइज रशियास Su-57E टेम्प्ट्स इंडिया एज पाकिस्तान आइज चाइनीज शैडो, यानी स्टेल्थ आसमान रूस का Su-57E भारत को लुभा रहा है, जबकि पाकिस्तान चीनी छाया को देख रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस भारत को अपने Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पेशकश कर रहा है, जिसकी वैल्यू करीब 15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत लोकल असेंबली में भी बात शामिल है। रूस चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो और 114 Su-57E जेट्स खरीदे। अगर ये डील होती है तो ये भारत की वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस का ये कदम सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चाल है, खासकर उस वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन से अपने नए स्टेल्थ फाइटर J-35A खरीदने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को शुरुआती 40 जेट्स 2026 की शुरुआत तक मिल सकते हैं, वो भी कम कीमत पर। लेकिन CBC के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि Su-57E सिर्फ एक प्लेन नहीं है, बल्कि भारत के लिए हवाई युद्ध में बढ़त का मौका है, खासकर जब बात होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी दूर से होने वाले हवाई हमलों की। अब अगर हम बात करें इन दोनों फाइटर जेट के इंजन की, तो यही वो जगह है जहां चीन अब भी पीछे है। CBC ने साफ कहा कि चीन ने भले ही एयरफ्रेम और स्टेल्थ डिजाइन में प्रगति की हो, लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी में अभी भी वो रूस और पश्चिमी देशों से काफी पीछे है। J-35A में WS-13 या WS-21 नाम का इंजन लगे हैं, जो पुराने रूसी RD-93 इंजनों पर आधारित है। ये इंजन 8:1 का थ्रस्ट टू वेट रेशो देते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद ना होना। चीन के इन इंजनों में अक्सर हॉट सेक्शन फेल्योर जैसी समस्याएं देखी गई है, यानी इंजन का ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाना। इसके अलावा इनकी सुपर क्रूज क्षमता भी सीमित है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के तेज उड़ान भरने की क्षमता कम है। वहीं दूसरी ओर रूस का Su-57E इस्तेमाल करता है AL-41F1 इंजन, जो भले ही पूरी तरह 5वीं पीढ़ी का इंजन ना हो, लेकिन इसकी ताकत 147 किलो न्यूटन तक जाती है और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग की सुविधा है, जिससे जेट हवा में बेहद तेजी और लचीलापन के साथ घूम सकता है। CBC की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन की सबसे बड़ी समस्या है इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की कमी। आज भी चीन के ज्यादातर इंजन पुराने सोवियत डिजाइनों की नकल पर आधारित है। वहीं रूस का Su-57E, जिसकी रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.1 वर्ग मीटर है, 400 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। ये सब मिलाकर Su-57E को भारत की मौजूदा Su-30 MKI बेड़े से कई गुना आगे लेकर जाता है। CBC की रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू है इसका भू राजनीतिक एंगल। CBC का मालिक है सोकार, यानी अजरबैजान की सरकारी तेल कंपनी, जिसके रूस और भारत दोनों से गहरे संबंध है। इसीलिए उनकी रिपोर्ट को सिर्फ एक रक्षा विश्लेषण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अंत में CBC ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल दो रास्ते हैं, या तो वो 2035 तक अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट का इंतजार करे, या फिर अभी Su-57E लेकर अपनी क्षमता में बड़ा उछाल लाए। बहरहाल दोस्तों, अजरबैजान की मीडिया की तरफ से सामने आई इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।